अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर। और नाज़रीन, आज हम आपके साथ जो प्रोग्राम लेकर आए हैं उसमें हम बात करेंगे कि इस वक्त मार्केट किस तरह से चल रही है। और साथ ही साथ क्योंकि इंडेक्स काफ़ी हाई है और उसमें जो है बीच में भी लास्ट वीक करेक्शन भी हुई। और जिसकी वजह से जो हमारे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जो है कहीं पे खुश भी हैं, कहीं पे कंफ्यूज भी चल रही हैं। तो इन सारी बातों पे हम आज के प्रोग्राम में जो है वो हाईलाइट करेंगे। और आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ जो है सनी हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ से है। और जो है उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो रिसर्च डिपार्टमेंट उनका ताल्लुक है और इन सारे मामलात के ऊपर उनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट में जो है जो इंडेक्स है वो इतना हाई चल रहा है। लेकिन जो है अभी जब जो है पिछले दिनों जो है जब मार्केट एक तरीके से 53,000 पे चल रही थी, तो उस वक़्त जो है वो $100 के अराउंड जो है अमाउंट वो हमारी मार्केट थी। लेकिन अब डॉलर जो है वो ये समझ लें कि 30 अरब डॉलर तक आ गई है। लेकिन जो इंडेक्स है वो मेंटेन चल रहा है, हाई चल रहा है। तो ये क्या सिलसिला है? थोड़ा-सा आप इसके ऊपर हाइलाइट करें। अच्छा, जो हमारी इंडेक्स का जो दावन होता है, जो 53,000 होती है, उसमें हमारी डिविडेंड भी हुँ। शामिल होते हैं। अगर उसको हम एक्सक्लूड करें तो हमारी मार्केट रफ़ली 35,000 की लेवल पे चल रही है, जो कि हमारी पीक से अभी भी सिग्निफिकेंटली डाउन है। हमने वीकेंड पे एक अपनी स्ट्रेटजी रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें हमें लगता है कि अगले साल यानी कि 2024 में इंडेक्स जो है वो 75,000 तक जा सकती है मज़ीद यहाँ से, है ना? 31% की अपसाइड अभी भी यहाँ से है। तो अभी भी अगर जितना रैली किया है जुलाई से लेके अब तक का, अगर उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो अभी भी इसके बाद 30% की लग रही है अपसाइड है। अभी जो मार्केट मल्टीपल ट्रेड कर रहे हैं वो अराउंड 3 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इंतहाई यानी कि लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। जो हमारी डिफ़ॉल्टेड कंट्रीज़ हैं श्रीलंका, घाना, उससे हम काफ़ी नीचे की लेवल पे चल रहा है। तो अभी भी इस मार्केट में अपसाइड है। जो इंडेक्स हम पीक पे पहुंच गए हैं तो वो टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अगर उसमें से डिविडेंड हम माइनस कर देंगे तो हुँ। हम अभी भी अपनी पीक से काफ़ी नीचे हैं। सही। अच्छा सर, ये भी है कि जैसे कि हम मार्केट में देख रहे होते हैं कि मार्केट जब स्टार्ट हुई तो माइनस पे थी। देन उसके बाद जो है मार्केट ने जो है पीक पकड़ी। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। वो जो है वो समझ नहीं पाते और बाज़ दफ़ा वो एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन फिर उनको वो लगता है, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये क्यों क्रिएट हुई हुई है और इस पूरे सिनेरियो में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम एंट्री लें या ना लें, अभी भी उनके पास टाइम है, अभी भी मज़ीद अपसाइड है, जो जैसे मैंने हुँ। बताया 75% 1000 तक इंडेक्स जा सकती है, जो कि 30% रिटर्न है। और आगे चल के जब हम अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी जो दिसंबर, उसके बाद फॉलोड बाय फरवरी, तो उसमें इंटरेस्ट रेट कट होना की एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे मज़ीद। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो इक्विटी मार्केट में फ्लोज आ रहे होते हैं, जहाँ के म्यूचुअल फंड जो है अपनी फिक्स इनकम की कन्वर्जन अपनी इक्विटीज़ में कर रहे होते हैं, वहाँ बाइंग मोमेंटम बनता है। तो अभी भी जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इक्विटी मार्केट में, और अब लेकिन परेशान है कि इतनी मार्केट बढ़ गई है तो उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से भी मज़ीद अपसाइड है, थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाएगी, क्योंकि 1-2 हज़ार पॉइंट अगर करेक्शन दे भी देती है तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा एटलीस्ट। सही। अच्छा, सर, ये जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पीएसओ की बात करें, हम ओजीडीसी की बात करें और जो है पीपीएल की बात करें, तो अगर इनके जो है क्या कहते हैं इनकी शेयर्स की वो अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और इनकी जो सर्कुलर डेप्थ की भी अभी प्रोलॉन्ग हो गई। तो ये क्या सिलसिला है? इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इन शेयर्स में वो क्या करें और क्या आप आगे देख रहे हैं इसमें? इसमें इसमें जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं मेजरली इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि सर्कुलर रेट का इशू है, जैसे आपने बताया। हुँ, हुँ। तो अब आप आईएमएफ प्रोग्राम में है और आईएमएफ की स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि सर्कुलर रेट को मज़ीद बढ़ाना नहीं है आपने। जो कि मज़ीद बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए आपको गैस टैरिफ बढ़ानी पड़ेंगी,
जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं और आगे मज़ीद बढ़ाएँगी। हुँ, और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है जिसमें मज़ीद गवर्नमेंट ने जुलाई में प्राइसेस बढ़ाई दी और अभी क्वार्टरली एडजस्टमेंट करने जा रही हैं। तो जो एक ब्लंट बात थी जिसकी वजह से पाइल अप हो रहा था, बढ़ रहा था सर्कुलर रेट, अब वो बढ़ नहीं रहा। उसी अपनी जो जुलाई के लेवल पे उस पे स्टेबल है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि इन आईएमएफ प्रोग्राम के हमारा फर्दर जो सर्कुलर डेट है वो पाइल अप नहीं हो रहा। बाकी जो पुराना सर्कुलर डेट है उस पे भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको पाइल अप किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। आइदर वो एक कंपनी का डिविडेंड लेके दूसरी कंपनी को देके वो सेट अप करके या कुछ पेमेंट करके तो उसको ख़त्म किया जाए, तो उस पे भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। तो आइंदा ये ओजीटीसी, पीपीएल भी में भी आपको मज़ीद अपसाइड नज़र आ जाएगी। सही। अच्छा, जैसे पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस वक़्त हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है और जो है जिस तरह की ये निषाद पावर वग़ैरह इन्होंने डिविडेंड्स वग़ैरह भी बड़े अच्छे दिए हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स जो इनके शेयर्स में इन्वॉल्व हैं उनको आप क्या कहते हैं कि जो है वो अभी इसी में रहें या फिर वो सेल आउट करके मूव कर जाएँ किसी और सेक्टर की तरफ? क्या आप कहते हैं? अच्छा, पावर सेक्टर की जैसे मैंने कहा सर्कुलर डेट के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो जिस इन्वेस्टर्स का रिटर्न अच्छा बन गया है तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि वो अपना 50% पोर्टफोलियो जो है पावर से निकाल के जो दूसरे आइटम्स हैं जिसे जिसमें सीमेंट हो गया, सिग्निकल स्टॉक हो गए, उसमें जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वहाँ डिमांड ज़्यादा पिकअप होती है। वहाँ कंस्ट्रक्शन लेवल, सीमेंट डिमांड बढ़ रही होती है तो उस स्टॉक पे थोड़ा ज़्यादा रनर अप आता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि जिनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर्स पड़े हैं पावर के और गेन हो रहा है उनको, तो 50% पोर्टफोलियो जो है वो अपना डाइवर्सिफ़ाई कर सकता है इन मज़ीद जो शेयर्स है जिसमें आपका लकी सीमेंट हो गया, मेपल लीफ हो गया, फौजी सीमेंट हो गया। इस पे वो मज़ीद अपसाइड वो देख सकते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होना जनवरी के बाद होगा तो। सही। अच्छा सर, ये जो फ़ार्मा सेक्टर है उसके हवाले से आप थोड़ा-सा बताएँ कि फ़ार्मा सेक्टर ने भी अभी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी उसकी अच्छी नज़र आ रही है। तो आप क्या कहते हैं फ़ार्मा सेक्टर में आगे आप क्या देख रहे हैं? फार्मा सेक्टर में देखें पूरी मार्केट अगर चल रही है तो उसमें फार्मा सेक्टर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है हुँ। और फार्मा में ऐसा कोई इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से हमें लगे कि वो सेक्टर आगे नहीं चल पाएगा, ना उसमें कोई सर्कुलर ग्रेड के इश्यूज है, ना कि उसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो वो मजीद उसमें बेहतरी आती रहेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी होल्डिंग। सही। सर बहुत सारे लोग अभी पिछले दिनों जैसे फ़ार्मा सेक्टर इतना परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फ़ेस करने को आई कि उन्होंने अपने शेयर्स ऑन होल्ड नहीं किए, लेकिन अब चूँकि वो जो है काफ़ी अच्छा चल पड़ा है, तो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस में भी गए हैं इस हवाले से। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को जो किसी स्टॉक में फँसे हुए हैं और अभी फ़िलहाल वो सेक्टर इतना परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, बट आने वाले वक़्त में वो करेगा, तो क्या करना चाहिए कि लोग इतनी पैनिक में क्यों आ जाते हैं? क्या आप उनको एक मशवरा देंगे? जो लोग फंस चुके हैं उस स्टॉक्स में, तो अगर लेट सपोज लगता है कि वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, हुँ। तो मेरे ख्याल से तो वेट करना चाहिए। अगर वो वेट नहीं कर पा रहे तो 50% पोर्टफोलियो वो निकाल के वो जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करके उस रैली में से फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि जब तक वो वेट करेंगे और नहीं वेट कर पा रहे तो जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें से अगर 50% गेन आ जाता है जो भी उनका वहाँ लॉस हुआ है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो वहाँ से एग्ज़िट करके दूसरे जो अच्छे स्टॉक्स थे जो कि चल रहे हैं मार्केट में, तो उस पे वो इन्वेस्ट करें। सही। अच्छा सर, ये ज़रा बताएँ कि अब आईएमएफ दिसंबर के एंड में आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होगा, तो तब तक आप मार्केट का क्या मूव देख रहे हैं? मार्केट किस क तरीके से बिहेव करेगी? थोड़ा-सा इस हवाले से आप हमें बताएँ। अच्छा देखिए, अभी जो आईएमएफ का रिव्यू खत्म हुआ है उसकी दिसंबर में जो सेकंड ब्रांच है, हुँ। फर्स्ट रिव्यू की वो हमें मिल जाएगी। जो आईएमएफ का बोर्ड मीटिंग है वो दिसंबर में, उसके बाद हमें $700 मिलियन मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रिव्यू है वो मार्च में है। उसमें फिर जो गवर्नमेंट और आईएमएफ के बीच में जो इंडिकेटर्स तय हुए हैं उसका तावन और मुआवन होगा आपके मार्च के उस रिव्यू में। उससे पहले हम पाकिस्तान में देखेंगे कि एक इलेक्शन हो रहा होगा 8 फरवरी को, जिसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट जाएगी और न्यू गवर्नमेंट हुँ। आएगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि फॉरेन पेमेंट होगी, रिज़र्व पे थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा।
तो हमें लगता है कि अगले दिसंबर तक यानी 2024 तक मार्केट 75,000 तक जा सकती है। बीच में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत करेक्शन होगी, कभी अपसाइड होगी, कभी ऊपर जाएँगी, कभी नीचे जाएँगी। तो इन्वेस्टर्स को रिकमेंड है कि वो उसमें इन्वेस्टेड रहें और अच्छे स्टॉक्स जो जैसे सिक्लिकल स्टॉक्स है, जैसे सीमेंट स्टॉक्स हो गए और स्टील सेक्टर हो गया जिसके पास हायर रेट होता है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंस कॉस्ट बीच में बढ़ गई थी जो कि 22% में इंटरेस्ट। तो अब हमें लगता है कि अगले साल जो है तकरीबन एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगी। तो अगले दिसंबर तक 15% हम इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाएंगे। तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास हाई डेट है। अगर डेट ज़्यादा होगा तो उनकी अर्निंग्स जो है अगले साल जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और उनकी शेयर प्राइसेस में काफ़ी मूवमेंट आएंगी। तो सीमेंट सेक्टर हो गया आपका, आपका स्टील सेक्टर हो गया और उसके अलावा बाकी जो जिनमें हायर डेट है उस पे इन्वेस्ट किया जाए। सही। वैसे डॉलर के हवाले से अगर हम बात करें तो डॉलर जो है डॉलर में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है। आज ही डॉलर थोड़ा नीचे आया। आप आने वाले टाइम पे डॉलर को किस तरह से देखते हैं कि क्या है? क्योंकि इसका भी असर बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर पड़ रहा होता है, तो थोड़ा-सा इस हवाले से आप बताएँ। डॉलर में अभी जो हमने देखा था कि जो पीक क्या कर रहा था डॉलर ने 330 पे गया था, उसके बाद वापसी आया था। तो अब हम देख रहे हैं कि डॉलर पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है क्योंकि हम फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं, चीज़ इशूज रिजॉल्व हुए हैं और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कम कर दी हैं, जिसकी वजह से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से करेंसी पे इम्पेक्ट आ रहा है। तो आइंदा जाके जो रूटीनली हमारी डिवेल्यूशन होती है तो वो तो हुआ है हमारी जून, हमें लगता है कि जून 2024 तक ₹310 तक डॉलर जा सकता है। उसके मेन वजूहत आपकी एजेंसीज़ को खोल देना है और उसके अलावा फ़ॉरेन पेमेंट है हमारी, उसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन हम इसमें सिग्निफिकेंट कोई डिवैल्यूएशन नहीं देख रहे कि मज़ीद डॉलर यहाँ से 30%, 40%, 50% डिवेल्यू हो जाएगा। तो हमने देख लिया है। उसके बाद हमें लगता है कि जैसे आईएमएफ का प्रोग्राम होगा और न्यू गवर्नमेंट आएगी और न्यू आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, उससे रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिलेगी और वो अपनी जो रूटीन डिवैल्यूएशन होती है 3-4% के अंदर, वो उसी रेंज में रहेगा। नहीं। जैसे यहाँ पर ज़रा मुझे बताएँ कि अभी दिसंबर बहुत हमारे करीब है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर में क्लोजिंग टाइम होता है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। तो इस वक़्त बैंकिंग सेक्टर को आप कैसे देख रही हैं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में इस वक़्त इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जस्ट बिकॉज़ कि अभी दिसंबर करीब है। तो आप, जो लोग इस वक़्त बैंकिंग सेक्टर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है या जो है अभी वहाँ पर, तो आप क्या कहते हैं उन्हें, किस तरह से आप इस सेक्टर को देखते हैं? बैंकिंग सेक्टर की जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने कहा कम होंगे तो बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स थोड़ी कम होती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो उनकी अभी वैल्यूएशन मार्केट में मिल रही है आपके 2 के मल्टीपल पे बैंक है। लार्जर बैंक जो है वो 2 के मल्टीपल पे मिल रही हैं। प्राइस टू बुक 0.5 का है, इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाते हैं तो फिर भी इन्वेस्टर्स को जो है ना अपसाइड मिल जाएगी क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी लो हो गई हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी 5-6% अर्निंग्स ख़त्म हो जाएँगी, कम हो जाएँगी। तो लेकिन जो उसके बाद भी जो उन पे वैल्यूएशंस मिल रही हैं, तो वो काफ़ी सस्ती हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी के पास एक्सपोज़र है, तो उसको वो कंटिन्यू कर सकता है। वो आइंदा जाके जैसे अच्छी बैंक है, मीज़ान बैंक है, यूनियन बैंक है, इसकी डिविडेंड यील्ड भी 20% से अबव है। तो उसमें आप इन्वेस्ट करें क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब आपके कम हो जाएँगे आपके सब 15% में इंटरेस्ट रेट आ जाएँगे और डिविडेंड यील्ड इन स्टॉक की 20% होगी, तो आपको यही स्टॉक जो है अच्छे लगेंगे और वैल्यूएशंस आपको काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। तो इन पे जिनके पास है तो वो होल्ड करके रखें, अगर किसी के पास नहीं है, तो वो अपना थोड़ा एक्सपोज़र बैंकों में ऐड कर सकता है। सही। सर, आप क्या कहेंगे कि अभी जो है जिन हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वक़्त किन स्टॉक्स में जो अभी चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट किया जाए, और चूँकि मार्केट बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है, तो आप इस वक़्त क्या समझते हैं कि किन स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टर्स को जो है ज़्यादा आना चाहिए? और ये आप एक ओवरव्यू, आप सारे जितने भी ऑल ओवर सेक्टर्स हैं उन सबके जितने भी कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ जिनके स्टॉक्स जो है वो लेना आने वाले टाइम में, चाहे वो लॉन्ग टर्म में भी हो, तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे।
तो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट निकाली थी वीकेंड पे, तो उसमें हमने तकरीबन 15 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका हो गया मीज़ान बैंक हो गया, एचपीएल मीज़ान बैंक हो गया, यूबीएल बैंक हो गया, उसके अलावा एनसीबी बैंक है, मारी पेट्रोलियम है, लकी सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, इंटरलूप है, पाक इलेक्ट्रॉन, पीएपीजी, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको इंटरेस्ट रेट कम होने से फ़ायदा होगा। और इंटरेस्ट रेट जैसे कम होता है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जैसे पार्क इलेक्ट्रॉन हो गया, वो एक अप्लायंसेस प्रोडक्ट है, वो अप्लायंसेस बेचती हैं। जैसे उनकी एलसीज के इश्यूज रिजॉल्व हुए तो वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है और इंटरेस्ट रेट से उनकी फाइनेंस कॉस्ट आगे जाके कम होगी। उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट रेट कम होती है तो हमने देखा है कि जो इंस्टॉलमेंट पे अप्लायंसेस बिक रही होती हैं उसमें तेज़ रफ्तार आ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर का बाइंग पावर जो है थोड़ा इम्प्रूव होता है, आपकी फाइनेंस कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो उस उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा कुछ इमेज पाकिस्तान है जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर है, जिनके रिटेल स्टोर जो है आप डॉर्मिन मॉल और वहाँ रिटेल में देख रहे होते हैं। तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि कंज्यूमर जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो अपनी बाइंग पावर उनकी थोड़ी इम्प्रूव होती है, तो वो स्पेंडिंग करते हैं खुद पे। तो उसमें एक अच्छा चार्म है। उसके अलावा पीएबीसी पाकिस्तान एल्यूमीनियम बेवरेज, वो एक चेन बनाती है जिससे उनको अफ़गानिस्तान में भेज रही होती है और बांग्लादेश भेज रही होती है, तो उसमें काफ़ी अपसाइड है। उसके अलावा इंटरलूप है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, उसकी उसमें थोड़ी अपसाइड हमें लग रही है। तो ये जो मैंने अपनी नाम लिए थे 10-12, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टर को एक्सपोज़र लेना चाहिए। सही। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सनी साहब आपका, आपके वक़्त का, और आपने बहुत अच्छी जो है गाइडलाइन दी है हमारे इन्वेस्टर्स को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो है इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको आगे अपना फर्दर मूव लेने में बड़ी आसानी होगी। तो एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, यहाँ पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी, और जो है उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में आप जो है जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के, और जो आज के हमारा प्रोग्राम रहा है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीनन आगे आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही अपनी होस्ट सादिया अनवार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।